केमिकल बॉन्डिंग को देखो अभी फुल स्टॉप लगाना है। अब हम लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आप लोगों का ऑक्सो एसिड्स। अभी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में कवर नहीं किया जाता है। यूजुअली लोगों को स्ट्रक्चर्स बता दिए जाते हैं कि H3PO4 ऐसा दिखेगा, ये वैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। इवन मैंने भी 11th स्टैंडर्ड में बस उतना ही पढ़ा था कि सल्फर के ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर ये हैं, इसके स्ट्रक्चर ये हैं, इसके स्ट्रक्चर ये हैं, इसका नाम ये है, इतना इतना कर लो। और बाद में फिर 12th स्टैंडर्ड में जब पी ब्लॉक पढ़ाया गया उस वक्त हम लोगों को ये ऑक्सो एसिड्स वाली चीज़ बताई गई। बट उसमें मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये चीज़ आपने अभी पहले ही पढ़ ली है तो बेटर रहता है कि जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हो तो उस वक्त मुझको दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ेगा। इवन ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाने की उतनी नीड नहीं पड़ती है, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट आपको देखना पड़ता है और कुछ नहीं। अगर आपने इस पार्ट को अभी कवर कर लिया है तो ओके, तो इसको इसीलिए हम अभी कवर करेंगे। अभी सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं इस पर हम लोग बहस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट अपना इस वीडियो में इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि जब हम लोगों को ये नाम पढ़ने पड़ते हैं ना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये हाइपो मेटा ऑर्थो पायरो और क्या कहते हैं ऑक्सी, ये वर्ड लगाने कब है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो वही कन्फ्यूजन ताकि क्रिएट ना हो इसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक जीके फैक्ट नंबर 1 याद रखना है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। आई डोंट थिंक कि तुम में से अभी कोई भी ऐसा होगा जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते नहीं आती होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जीके फैक्ट नंबर 2 में। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना तो आता है। अब आप लोगों के पास जिन ऑक्सो, जैसे मतलब आपका जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उनमें कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सो एसिड्स बहुत ही कॉमन है। कैसे किन एलिमेंट के ऑक्सो एसिड्स कॉमन है? आपको बोरॉन के ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे, कार्बन के मिलेंगे, नाइट्रोजन के मिलेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन के मिलेंगे क्या मैडम? नहीं, ऑक्सीजन को हम सेंट्रल एटम नहीं रखते हैं, ठीक है। इन लोगों को सेंट्रल एटम नहीं, बल्कि ऑक्सीजन हमारा साइड एटम होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं करना है। हम लोगों को क्लोरीन के मिलेंगे, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के नहीं, क्लोरीन के मिलेंगे। कार्बन के नीचे पाए जाने वाले सिलिकन के मिलेंगे। नाइट्रोजन के नीचे पाए जाने वाले फॉस्फोरस का मिलेगा। ऑक्सीजन के नीचे पाए जाने वाले सल्फर का मिलेगा। अच्छा, क्लोरीन मैंने ऊपर चढ़ा दिया। यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सो एसिड्स हमें पढ़ने हैं। यू हैव टू स्टडी ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, यू हैव टू स्टडी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, यू हैव टू स्टडी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, यू हैव टू स्टडी ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। एक 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 स्टेप बाय स्टेप हम लोग वाली चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो या फिर ये आपका कहते हैं ना लेक्चर बहुत लंबा जाने वाला है विथ मेनी सब पार्ट्स। तो धीरे धीरे इसको सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सो एसिड जब बनते हैं तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि इस पर्टिकुलर ऑक्सो एसिड्स के अंदर, मतलब अगर इस सल्फर का कोई ऑक्सो एसिड बन रहा है तो हमेशा उस ऑक्सो एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट +9 रहेगी। वैसे रहती नहीं है सल्फर की +9, मान लीजिए +9 रहेगी, वो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वहाँ पे उस सल्फर की ऑक्सीडेशन +6 हो, +5 हो, +4 हो, +3 हो, +2 हो, +9 हो, +11 हो। मतलब एक रेंज होती है कि अगर सल्फर ऑक्सो एसिड बनाएगा तो उन ऑक्सो एसिड्स में वो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस रेंज से इस रेंज तक पाई जाएगी, ठीक है। तो हम वो रेंज नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि वो पर्टिकुलर सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे सकता है। ध्यान से अपनी नोटबुक में रख लेना हम लोग क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या दे सकता है। जैसे अगर सल्फर ने कभी ऑक्सो एसिड बनाया, जिससे हम लोग बहुत फेमिलियर भी हैं, हमने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में 10th 9th में, तो सल्फर की द्वारा बनाई हुई वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +6। मतलब कभी भी सल्फर के ऑक्सो एसिड्स, कभी भी सल्फर के ऑक्सो एसिड +6 से बड़े नहीं हो सकते। अगर वो +6 से बड़े हुए तो क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे में क्या क्या वो एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करेगा, बट उसके लिए फिर हम लोग उनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उस पर भी बात करते हैं। बट पहले एक चार्ट बना लेते हैं। सल्फर +6 देगा, ओके। आपका जो क्लोरीन है, ये बाबा क्लोरीन क्या देंगे, बोरॉन क्या देगा, इन सब पे बात करते हैं। तो बोरॉन वाले ऑक्सो एसिड्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +3, कार्बन वालों की +4, नाइट्रोजन वालों की +5, ऑक्सीजन को तो हमें स्टडी करना नहीं है ना। सिलिकन वालों की भी +4 होती है, जो आपके फॉस्फोरस वाले होते हैं इनकी भी +5 होती है,
और जो आप लोगों के क्लोरीन वाले लोग रहते हैं, इन लोगों की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों के पास +5 होती है। ठीक है, ये वाली चीज़ें याद रखोगे बराबर। ये वाली चीज़ें आपको कुछ बेसिक ज्ञान याद रखना है। अब अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं आप लोगों का वो पर्टिकुलर, ठीक है, मान लेते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट आप लोगों का ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे रहा है तो क्या होगा? वो इससे ज़्यादा दे रहा है, देखो कम दे रहा है, वो हमारी टेंशन नहीं है। ठीक है, वो हमारी टेंशन नहीं है कि वो उससे कम दे रहा है तो क्या हो गया। लेकिन हमारी जो मेन टेंशन है वो ये है कि अगर उसने ज़्यादा दिया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अच्छा, इसमें मैंने +5 लिख दिया कि यहाँ पे +7 आएगा, रुको एक मिनट, यहाँ पे +7 आएगा। अगर उसने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा। तो ऐसे केस में जब भी आप लोगों का कोई भी पर्टिकुलर ऑक्सो एसिड अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा की वो शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब ज़रूर वहाँ पे कोई पर ऑक्सी लिंकेज है। ये है आप लोगों का जीके फैक्ट नंबर 3। जीके फैक्ट नंबर 3 को थोड़ा स्टेटमेंट में तुम अपनी इंग्लिश भाषा में लिख लेना, मेरा टूटा फूटा हो सकता है। ठीक है, इफ़ इन एनी कंपाउंड, अगर आप लोगों के पास कल को कोई एक ऐसा कंपाउंड आप एनकाउंटर करते हो, इफ़ इन एनी कंपाउंड यू फाउंड दैट its oxidation state is crossing its maximum value, वो क्या हो रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, देन देयर मस्ट बी, ठीक है, देन देयर मस्ट बी पर ऑक्सी लिंकेज। वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का एक पर ऑक्सी लिंकेज होगा। अब ये पर ऑक्सी लिंकेज क्या होता है ये भी समझ लेंगे आगे। ठीक है, नो वरीज, बट वहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज हो सकता है। अब होगा ऐसा कि सल्फर के बहुत सारे आप लोगों के पॉसिबल हैं, क्या कहते हैं, उनके ऑक्सो एसिड्स, बट मैं अभी तुम्हें सिर्फ वो वाले ऑक्सो एसिड का नाम बता रही हूँ जो सल्फर के आपके नेचर में बहुत, मतलब जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा नेचर है, उसमें बहुत इजीली पाया जाता है, या कह सकते हो आप बहुत इजीली फाउंड कर सकते हो उस ऑक्सो एसिड को। तो ऐसे ऑक्सो एसिड्स जिन्हें आप नेचर में बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इजीली प्राप्त हो जाते हैं, जैसे हमारे नेचर में कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है, बट जो अबेंडेंट है क्वांटिटी में कार्बन 12 है बराबर। तो इसीलिए देखो जो उनका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कार्बन 12 की तरफ झुका हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोगों के पास सारे ऑक्सो एसिड्स पॉसिबल है, हर ऑक्सो एसिड्स को बनाया जा सकता है, लैब में बनाया जा सकता है, दैट इज नॉट अ टेंशन। लेकिन हम उन ऑक्सो एसिड्स की बात करेंगे जो आप लोगों के नेचर में पाए जा रहे हैं, दैट इज फाउंड इन नेचर इजीली। ठीक है, मैं अभी टूटी फूटी भाषा में बात कर रही हूँ, टूटी फूटी मतलब मैं एग्जैक्टली कोई साइंस वाली भाषा नहीं यूज़ कर रही हूँ कि परफेक्ट मैं तुम्हें एकदम डेफिनेशन दे रही हूँ, क्योंकि परफेक्ट डेफिनेशन का कोई सेंस नहीं बैठता है, बस समझ में आना चाहिए। तो फाउंड इन नेचर, जो आप लोगों के नेचर में बहुत ही ईजीली आप लोगों को मिल रहा है, उसको हम लोग अभी बात करने वाले हैं, वो कौन है। और ऐसे ऑक्सो एसिड जो आप लोगों के नेचर में बहुत ही ईजीली पाए जाने वाले हैं, बहुत ही ईजीली पाए जाने वाले हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे पैरेंट ऑक्सो एसिड। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, पैरेंटिक ऑक्सो एसिड्स। क्या कहेंगे, पैरेंटिक ऑक्सो एसिड्स। तो पैरेंटिक ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब हम लोगों का मेन काम शुरू होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बोरॉन से। बोरॉन के पैरेंटिक ऑक्सो एसिड्स कौन है, मतलब बोरॉन अगर मैक्सिमम कौन सा है, जैसी बोरॉन का कौन सा है तो उनके नेचर में इजीली मिल रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है। तो बोरॉन की कहानी में देखो आता है H3BO3। कौन आता है, H3BO3, दिस इज नोन एज बोरिक एसिड। अभी तक तो तुम लोगों को याद हो ही गया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं कार्बन। कार्बन का कौन सा पैरेंटिक एसिड होता है, कार्बन के पैरेंटिक एसिड होते हैं H2CO3। 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन कार्बन के नीचे है, उसका पैरेंटिक एसिड कौन होता है, H4SiO4। ठीक है, अच्छा, और इसको हम लोग आप लोगों का क्या कहेंगे, सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड बराबर, ये आपका पैरेंटिक एसिड है, मतलब सिलिकॉन का पैरेंटिक एसिड कौन होता है, सिलिसिक एसिड। अच्छा, नाइट्रोजन में आ जाओ। नाइट्रोजन यानी कि उसका पैरेंटिक एसिड होगा HNO3, बचपन में पढ़ा है।
दैट इज नोन एज व्हाट, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन के नीचे आ जाओ, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का पेरेंटिक एसिड कौन होगा, H3PO4, दैट इज नोन एज आप लोगों का फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या कहलाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके नीचे आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक के भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, बट उसमें हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अभी आप लिख लो कि उसका होगा H3ASO4, और उसके पेरेंटिक एसिड को आप क्या कहोगे, आर्सेनिक एसिड। क्या कहोगे, आर्सेनिक एसिड। फिर आ जाते हैं सल्फर पे, क्योंकि ऑक्सीजन तो देता नहीं है ना, ऑक्सीजन तो देता नहीं है, तो सल्फर जो देगा वो रहेगा H2SO4, और उस पेरेंटिक एसिड को हम कौन सा पेरेंटिक एसिड कहेंगे, इट विल बी नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आ जाती है सल्फर के नीचे किसकी बारी, आप लोगों के सिलीनियम की बारी। तो सिलीनियम को भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर सिलीनियम का पेरेंटिक एसिड कौन होता है, H2SeO4, और ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, सिलिनिक एसिड। ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, सिलिनिक एसिड। अब आते हैं हेलोजेंस में। तो हेलोजेंस में देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके लिए किया जा सकता है, बट हम लोग मैक्सिमम चीज़ें किसके लिए देखेंगे, आपके क्लोरीन के लिए देखेंगे। तो क्लोरीन का जो पेरेंटिक एसिड होगा, जो क्लोरीन का पेरेंटिक एसिड होगा, वो रहेगा आप लोगों का, ये क्लोरीन है, यहाँ पे आ जाएगा HClO3 बराबर है, और ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, आपका क्लोरिक एसिड। क्या कहलाएगा, ये क्लोरिक एसिड। तो ये पेरेंटिक एसिड्स के मैंने क्या बता दिए, तुम्हें नाम बता दिए। तो पेरेंटिक एसिड मतलब क्या, जो नेचर में आप लोगों को इजीली भी मिल रहा है, या फिर आप एक इसका दूसरा या फिर ज़्यादा साइंटिफिक भाषा आप कह सकते हो, जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है नेचुरली। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको सिंथेटिकली हमने बनाया है वगैरह वगैरह, वैसा कुछ नहीं। नेचुरली उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो मौजूद है। ये सल्फ्यूरिक एसिड, कई चीज़ों को देखो, कई चीज़ें नेचुरली भी एग्जिस्ट करती हैं, बट ये हम उनके पेरेंटिक एसिड मानकर चलते हैं। तो ये हम लोगों के पेरेंटिक एसिड है। अब यहाँ से हम लोगों के कुछ जीके फैक्ट शुरू होंगे। इस जीके फैक्ट नंबर कौन सा है हमारा, 5। इसको आपने लोअर स्टैंडर्ड में ना पढ़ा हो ये तो मैं मान नहीं सकती। ठीक है, 9th और 10th में जब पहली बार आप लोगों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं, क्या कहते हैं, क्या व्हाट वी से, कि OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड होता है, राइट, Cr2O7 2 नेगेटिव आपका डाइक्रोमेट होता है। तो ये जब आपको आयंस, बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स के बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है, तो आप लोगों को ना कुछ इस टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। जैसे आपको कभी ये देखने को मिलता होगा Fe2+, और आपको देखने को मिलता होगा Fe3+, दोनों ही आयरन है, बट आप लोग आयरन Fe3+ को फेरिक कहते हो, और Fe2+ को आप क्या कहते हो, फेरस कहते हो। कई लोग अपने दिमाग के अंदर ना अपनी मनगढ़ंत दुनिया बना लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में जब भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएगी, आप उसको OUS अस बोलोगे, और जब जब आपकी दुनिया में क्या होगा, आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएगी, तब तब आप उसको क्या बोलोगे, IC यानी कि फेरिक बोलोगे। अरे बेटा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, कॉपर +1 और कॉपर +2, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि +2 वाले को नीचे को COUS कॉपरस कपरस बोल दोगे, और ऊपर फिर +1 वाले को क्या करोगे, ऐसा नहीं होता। तो गलत पढ़े हो तो गलत जानकारी अभी पता होगी। अगर सही पढ़ाया गया 9th और 10th में, तो तुम्हें पता होगा जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट छोटी होती है उनके लिए OUS लगता है, और जिनकी बड़ी होती है उनके लिए हम लोग क्या कहते हैं, IC वर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, IC वर्ड लगाते हैं। तो अभी +1 और +2 में छोटा कौन है, +1 और +2 में कौन सा वाला छोटा है, आपका +1। तो इसको हम लोग कहेंगे आप लोगों का कपरस, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्यूप्रिक। स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह देखते बैठना तुम लोग। तो बेसिकली अगर पैरेंटिक एसिड से आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंटिक एसिड के बराबर है, या फिर अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंटिक एसिड से ज़्यादा है, तो आप कौन सा वाला वर्ड यूज़ करोगे, IC। और यदि आपके कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंटिक एसिड से कम है, तो फिर आप कौन सा वाला वर्ड यूज़ करोगे, आप लोगों का OUS। तो OUS या आपका IC हमारे मन मुताबिक नहीं चलता, हमारे मन मुताबिक नहीं चलता, उसमें हमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है, थोड़ी सी बुद्धि हमें लगानी पड़ती है। चलो, अब एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। उस फ्लो चार्ट को आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से स्टोर रखना है। स्टोर ये रखना है कि आपके पास एक पैरेंटिक ऑक्सी एसिड होगा, ऑक्सो एसिड होगा, ऑक्सी ऑक्सी निकल रहा है बार बार मुंह से, बोथ आर द सेम थिंग, ऑक्सो एसिड आपके पास होगा।
अब आपके पास जब ये पैरेंटिक ऑक्सो एसिड्स है, यू हैव टू ऑप्शंस। पहला, आप इस पैरेंटिक ऑक्सो एसिड में और ऑक्सीजन ऐड करो, मतलब जितने ऑक्सीजन अभी उसके पास है उससे एक ऐड ज़्यादा कर दो। या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आपके पास अभी जितने भी वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑक्सो एसिड में ऑक्सीजन है, आप उसमें से उसके पास में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, ये एक ऑप्शन है। तो जब आप पैरेंटिक ऑक्सी एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस करोगे तो वो जो आपका एक न्यू एसिड क्रिएट होगा, जो आपका एक न्यू एसिड क्रिएट होगा, उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे वो रहेगा OUS, ऑस एसिड। उसे हम क्या यूज़ करेंगे, OUS, ऑस एसिड। अभी इसको डिटेल में भी समझाऊंगी, बट फिलहाल अभी इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फिर अभी आपके पास OUS एसिड आया। अब आपने इस OUS एसिड का क्या किया, जो भी आपके पास वो एसिड तैयार हुआ, एक ऑक्सीजन निकालने के बाद आपके पास वो एसिड तैयार हुआ, आपने बोला कि मैं उस पर्टिकुलर एसिड के अंदर उसकी एक यूनिट लूँगा, मैं उस पर्टिकुलर एसिड की एक यूनिट कंसिडर करूँगा। उस एसिड की बोलो कितनी यूनिट कंसिडर करोगे, एक। आप उसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंसिडर करोगे, जो भी वो एसिड आया है, और उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर में से मैं एक H2O रिमूव कर दूंगा। एक मॉलिक्यूल आया, उस एक मॉलिक्यूल के अंदर से आपने उसको H2O रिमूव कर दिया। तो अब H2O रिमूव कर देने के बाद जो आप लोगों के पास नया वाला एसिड बनेगा, दैट नया वाला एसिड विल बी टर्म्ड एज मेटा। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, मेटा। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, मेटा। या फिर आपके पास एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वो जो OUS वाला एसिड बना, उसके आप 2 यूनिट्स ले लो। आप उसके ऐसे टोटल कितने मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल ले लो। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास मीथेन होता, वैसे मीथेन एक ऑक्सी एसिड नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो मीथेन के 2 यूनिट्स ऐड कर दो, तो एक यूनिट CH4 होती है, तो 2 यूनिट्स क्या होंगी, इट विल बी C2H8। इस तरीके से बात कर रही हूँ। और फिर जो 2 मॉलिक्यूल होंगे, उन 2 मॉलिक्यूल में से आप H2O को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब जब उनमें से H2O को माइनस कर दोगे तो अगेन आपके पास एक नया कुछ क्रिएट होगा। तो वो जो नया कुछ क्रिएट होगा, उस नए वाले के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे, दैट विल बी पायरो, दैट विल बी पायरो। तो सोचो, पैरेंटिक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाला, देन इट विल बिकम औस एसिड। औस एसिड की एक यूनिट में से भी H2O निकाल दिया, देन इट विल बी नोन एज मेटा। आप उसकी पहले 2 यूनिट्स कंबाइन की और फिर उसमें से अगर एक H2O निकाला, देन इट विल बी नोन एज पायरो, देन इट विल बी नोन एज व्हाट, पायरो। अब अगर एक और ऑप्शन है, अगर तुमने इस OUS वाले के अंदर में से H2O नहीं निकाला, तुम बोलते हो यार मुझे H2O निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो मैं एक और ऑक्सीजन निकाल देता हूँ। तो एक और ऑक्सीजन निकालने का मतलब ये है कि आपने उसकी जो नाम है, उसका नाम तो देखो OUS, औस ही रहेगा, क्योंकि औस मतलब, मैं प्रोनाउंस आई नो मैं गलत कर रही हूँ, बट मैं इसी तरीके से बोलूँगी। औस वाले में से, औस मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से कम थी, ठीक है। IC कब लगाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के लिए। औस यानी कि वो ऑलरेडी उससे कम है, और आपने एक और ऑक्सीजन निकाल दिया, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कम हो गई। तो इसीलिए जब आप एक और ऑक्सीजन निकाल देते हो तो वो कहलाता है हाइपो औस एसिड, हाइपो औस एसिड। तो क्या समझे इससे, टोटल 4 चीज़ें समझे। अगर आपको कोई भी पैरेंटिक एसिड दिया है, तो उस पैरेंटिक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाला, देन इट विल बी नोन एज औस एसिड। एक और निकाला, देन इट विल बी नोन एज हाइपो औस एसिड। अब आपके पास जो औस एसिड आया, उसकी एक यूनिट ली, उसमें से एक H2O निकाला, दैट विल बी नोन एज मेटा, मेटा औस एसिड, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, मेटा औस एसिड। मेटा औस क्यों लेंगे, क्योंकि औस से निकाले हो ना। और अगर 2 यूनिट्स को पहले क्लब किया, और क्लब करने के बाद उसमें से अगर तुमने H2O निकाला, देन इट विल बी नोन एज पायरो औस एसिड, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। अभी मैंने क्या किया था, पैरेंटिक एसिड के अंदर में से ऑक्सीजन निकालने से शुरुआत की। मैंने पैरेंटिक एसिड के अंदर में से ऑक्सीजन निकालने से शुरुआत की, राइट। मैंने निकालने से शुरुआत की, क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास जो भी पैरेंटिक एसिड है, उस पर्टिकुलर पैरेंटिक एसिड में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर दें। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, किया जा सकता है भाई, बिल्कुल किया जा सकता है। तो उस पर भी बातचीत होगी, बट फिलहाल के लिए अभी एक ही डब्बा बना रही हूँ मैं। अगर आपने उसके अंदर में से एक क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, देन इट विल बी नोन एज आप लोगों का पर इक एसिड।
अब यहाँ पे इक क्यों आया, क्योंकि पेरेंट के पास पहले से आईसी था और एक ऑक्सीजन लगने के बाद वहाँ पे आएगा पर इक एसिड। ठीक है, क्या आएगा वहाँ पे, पर इक एसिड। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपके पास पहले से एक पैरेंटिक एसिड है, आपके पास पहले से एक पैरेंटिक एसिड है, उस पैरेंटिक एसिड का आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया। जैसे आप पैरेंटस एसिड का आउस एसिड का आप एक मॉलिक्यूल ले रहे थे, जैसे आप पैरेंटस एसिड का एक मॉलिक्यूल ले रहे थे, वैसे ही पैरेंटिक एसिड का आप एक मॉलिक्यूल लो और उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर में से आप क्या करो, एक H2O रिमूव कर दो। तो एक H2O यहाँ भी रिमूव हो रहा है, बस फर्क इतना है कि इस बार ये रिमूव कहाँ से हो रहा है, आपके पैरेंटिक से। तो इस बार नाम क्या बनेगा, नाम तो मेटा ही रहेगा भाई। जब भी आप एक H2O निकालो एक मॉलिक्यूल के अंदर से, तो नाम में कोई फर्क नहीं आएगा, नाम की स्टार्टिंग मेटा से होगी, लेकिन पीछे OUS लगेगा कि पीछे IC लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि निकाला कहाँ से गया। अगर आउस एसिड से निकाला गया है तो उसको बोलोगे मेटा आउस एसिड, और अगर IC वाले एसिड से निकाला गया है तो उसको बोलोगे मेटा IC एसिड। तो मेटा के आउस भी हो सकता है और मेटा का क्या हो सकता है, IC भी हो सकता है। क्या बात भेजे में जा रही है, मेटा का आउस भी हो सकता है, मेटा का IC भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं आपके पास इसी पैरेंटिक एसिड के एक मिनट ना, हमारी शेड बिगड़ रही थी। अगर इसी पैरेंटिक एसिड के आपके पास क्या होते, टोटल आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स होते, लेट्स इमेजिन यहाँ पे आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स होते, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स होते, और उन 2 मॉलिक्यूल्स में से आपने क्या किया होता, H2O रिमूव किया होता, तो बनना क्या है, बनेगा तो ये पायरो, बनेगा तो ये क्या, पायरो तो बनना ही चाहिए भैया इसको, ये तो बनेगा पायरो। लेकिन अब ये पायरो तो बन रहा है, लेकिन ये पायरो बन कैसे रहा है, ये पायरो तब बन रहा है जब आपने 2 को पहले कंबाइन किया और फिर निकाला। तो अगर आउस से निकाल रहे हो तो पायरो आउस एसिड, और अगर आप उसके पैरेंटिक से निकाल रहे हो तो पायरोइक एसिड। क्या बात समझ में आ रही है, देन इट विल बी नोन एज पायरोइक एसिड। तो ये तुम लोगों को एक बेसिक जानकारी दे दी गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। अभी तक तुमने जो ये चार्ट देखा, इस चार्ट में आपको कुछ कंफ्यूजन लायक कुछ सीन नहीं दिख रहा होगा, सब कुछ एकदम लग रहा होगा ये तो बहुत सॉर्टेड है, बस अगर चार्ट थोड़ा सा याद हो तो। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे देखो अब क्रिएट होना शुरू होगा, बस 2 लाइन है, उससे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। अब आपके पास लेट्स इमेजिन आपके पास एक्सक्लूसिवली आप लोगों के पास मानकर चलते हैं आपके पास पायरोइक एसिड है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म पायरो मतलब किसी भी चीज की 2 यूनिट्स ली गई हैं, 2 यूनिट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पहले क्लब किया गया है और फिर उसके अंदर से H2O निकाला गया है, समझ रहे हो, मतलब आपके पास पायरो ऐसे बना। और वो 2 यूनिट कौन सी रही होंगी, क्योंकि IC वर्ड लगा हुआ है तो मतलब वो 2 यूनिट्स जरूर आपकी हायर वाली रही होंगी, समझ रहे हो, वो वाली 2 यूनिट्स कौन सी रही होंगी, हायर वाली रही होंगी। अब आपके पास एक पायरोइक एसिड बन गया है, आपके पास एक पायरोइक एसिड बन चुका है। अगर आप उस बने हुए पायरोइक एसिड के अंदर में अब अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हो, ये एक पॉसिबिलिटी फिर बनती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पास जो पायरोइक एसिड बना उसके अंदर से आपने एक ऑक्सीजन और निकाल भी दिया, आपने उसके अंदर से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखो नाम में चेंज आता है, नाम में ये चेंज आता है कि वो चीज़ देखो पहले से पायरो है और पहले से IC है। अब आप उसके अंदर में क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर में एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, तो उसके नाम का IC कहीं नहीं जाएगा, उसके नाम का जो पायरो है वो कहीं नहीं जाएगा, बट उसके नाम के आगे अब 2 वर्ड्स के आने की पॉसिबिलिटी है। अब उसके नाम के आगे पर भी आ सकता है, या फिर इस ऑप्शन लिख लेते हैं और पर ऑक्सी भी आ सकता है। कब आएगा विल डिस्कस, इस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि पर कब लगाना है और पर ऑक्सी कब लगाना है। बट अब उसके नाम के आगे ये भी आ सकता है। और अगर आपने वहीं पे उसके अंदर में से ऑक्सीजन आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो IC तो रहेगा ही रहेगा, पायरो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब किसी चीज को माइनस किया जाता है तो माइनस करने से उसके नाम में कौन सा वर्ड आता है, हाइपो। ठीक है, माइनस करने से उसके नाम में आप कौन सा वर्ड लगाओगे, हाइपो।
तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, हाइपो है, और फिर पायरो भी है, और फिर उसके बाद आप लोगों का आईसी भी है। अब एक इंसान मेरे को डाउट पूछेगा, नहीं नहीं मैडम हाइपो है तो फिर OUS आना चाहिए। अरे भाई पायरो जब बना तब वो आईसी था, अब वो तो बन गया ना, अब तू फिर उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अवर फ्लो चार्ट, एक रफ फ्लो चार्ट है, ठीक है, एक रफ फ्लो चार्ट है। तो आप लोगों को किस तरीके से काम करना है उसके बारे में मैंने एक बेसिक आपका फंडामेंटल तैयार कर दिया, ठीक है, एक बेसिक फंडामेंटल हमने उसके क्या कर लिया, तैयार कर लिया। अब आप लोगों का जो बहुत ही कॉमन ऑक्सो एसिड है, जो दुनिया में क्या कहो 11th के हर स्टूडेंट को रटा होता है, वो होता है आपके फॉस्फोरस और होते हैं सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। किसी को अगर इन दो के ऑक्सो एसिड्स नहीं बताया और उसकी 12th पास हो गया है तो पता नहीं उसने फिर क्या केमिस्ट्री पढ़ी है। तो जीके फैक्ट नंबर 7 में आ जाओ। जीके फैक्ट नंबर 7 नहीं है, ऊपर जो हमने टेबल बनाया है उस टेबल के बेसिस पे अब हम एक शॉर्ट सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने फॉस्फोरस का एक पैरेंटिक एसिड लिया। जैसे अभी मैंने तुमको ऊपर बताया था कि फॉस्फोरस के पैरेंटिक एसिड को क्या कहते हैं हम लोग, फॉस्फोरस का जो पैरेंटिक एसिड होता है वो होता है H3PO4। चलो बताते जाओ। H3PO4 के अंदर में से आपने क्या किया, एक ऑक्सीजन रिमूव किया। बोलो क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं डालते हैं फिर नेसेंट ऑक्सीजन लगेगा, वो एक ऑक्सीजन मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो एक ऑक्सीजन रिमूव करने से वो क्या बन जाता है, OUS, आउस। तो फॉस्फोरिक उसका पहले से नाम था, ठीक है। पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, नाम बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, पहले पूरा फॉर्मूला लिखते चलते हैं। बोलो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन हटाओ तो ये हो जाएगा H3PO3, ये हो जाएगा। अच्छा फिर आगे एक और ट्रेन चलती है, आगे एक और स्टेशन आता है, आप एक ऑक्सीजन और भी तो रिमूव कर सकते हो। अगर आपने एक ऑक्सीजन और रिमूव कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी H3PO2। अच्छा क्या और ऑक्सीजन रिमूव कर दूं क्या, नहीं अब मत करो। अच्छा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सो एसिड की डेफिनेशन जब आपको सिखाई जाएगी तब आपके भेजे में पता चल जाएगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं और ऑक्सीजन। आप ऐसा भी तो बोल सकते हो जब तक करते जाओ जब तक पूरे ऑक्सीजन ना निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। अच्छा उसके बाद ये जो H3PO3 आया है, इस H3PO3 के अंदर में अब हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास इसके दो ऑप्शन है। कैसे होते हैं भैया बताओ जरा इसके दो ऑप्शन। इसके दो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं कि आप इसका एक मॉलिक्यूल लो और आप उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर में से क्या कर दो, एक H2O रिमूव कर दो। तो देखो एक मॉलिक्यूल तो वो पहले से ही है, बस H2O रिमूव करने की देरी है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उसके पहले दो यूनिट्स को ज्वाइन कर दो और फिर उसके अंदर से आप H2O रिमूव करो। तो इमेजिन करिए, एक मिनट कुछ नहीं, चलो तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा, आपके पास H3PO3 है, आपने उसके अंदर से एक H2O रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो वाली चीज़ आपको नहीं लगता कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, वो बन जाएगा HPO2 बराबर। और अगर आपने उसके दो यूनिट्स लिए और फिर उसके अंदर से H2 रिमूव किया तो सोचो रफ में करके देखो, H3PO3 प्लस H3PO3 दैट विल बी H6P2O6 और फिर उसके अंदर से H2O रिमूव करो, दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम H4P2O5, दैट विल बिकम H4P2O5। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होना चाहिए, ठीक है। ये बन गया आपका, समझ रहे हो। तो ये मैंने माइनस करने वाली जर्नी कंप्लीट कर ली। अच्छा प्लस करने वाली जर्नी में आते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास जो ये H3PO4 है, इस H3PO4 में आपने एक ऑक्सीजन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब आप एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ये वाली स्पीशीज क्या बन जाएगी, दिस स्पीशीज विल बिकम H3PO5, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है कि आप इस H3PO4 का आप क्या करो, आप इस H3PO4 का एक मॉलिक्यूल लो और उस एक मॉलिक्यूल के अंदर में से आप एक H2O माइनस कर दो। तो बोलो क्या हो जाएगा, H3PO4 में से H2O चला गया, दैट विल बिकम, अच्छा फिर एक उसके बाद दैट विल बिकम से पहले एक चीज़ और लिख लेते हैं। इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप क्या कर लेते हैं, उसकी एक यूनिट लेने की बजाय आप उसकी कितनी यूनिट्स ले लो, आप उसकी दो यूनिट्स ले लो और आप उसकी दो यूनिट्स लेने के बाद उसके अंदर से H2O निकालो। चलो बोलो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर से H2O निकाला, दैट विल बिकम आपका H, ठीक है। अच्छा उसके बाद बनेगा P, ओके ये मिट गया, H उसके बाद P और उसके बाद O3, HPO3। अजीब लग रहा है, लगेगा बट क्या कर सकते हैं। नीचे अब आप पहले उसकी दो यूनिट्स करो तो H6P2O8 और फिर उसके अंदर से H2O निकालो तो क्या हो जाएगा, वो रहेगा H4
फिर रहेगा P2 और O8 का हो जाएगा O7। क्या यहाँ पे कहानी खत्म? नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन और खुल जाता है, यहाँ पे एक ऑप्शन और खुल जाता है कि जब हम लोग पेरेंट में से 2 मॉलिक्यूल निकालते हैं तो पेरेंट में से 2 मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो स्पीशीज बनती है उस पर्टिकुलर स्पीशीज में आप अगेन 2 ऑप्शन खोल सकते हो कि आप उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड भी कर सकते हो, आप उसके अंदर से ऑक्सीजन माइनस भी कर सकते हो। अगर आपने उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया, ठीक है, अगर आपने उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया तो आपके एक ऑक्सीजन ऐड करने से वो चीज़ बन जानी है उसने H4, क्योंकि आप सिर्फ ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, तो वो क्या बन जाना है H4P2O8। और ये क्या हो जाएगा H4P2O कितना आपका 7 था, ये हो जाना है 6, ये हो जाना है 6। ठीक है, यहाँ तक क्या बात समझ में आ रही है? बस ये यहाँ तक खत्म। तो ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है इस तरीके का चार्ट। ऑब्वियस है कि थियोरेटिकल पेपर तो है नहीं कि इस तरीके का चार्ट पूछा जाएगा, बट अब यहाँ पे हम लोगों को नाम लिखने आने चाहिए। तो अब हम लोग देखो नाम लिखना शुरू करते हैं। ये जो आपका ओरिजिनल H3PO4 है, दिस इज अ पेरेंटिक एसिड। आपको भले ही पूरी दुनिया का नाम पता हो कि ना पता हो, पेरेंट्स का नाम पता होना चाहिए। तो वैसे ही आपको यहाँ पे इस पेरेंटिक एसिड का नाम पता होना चाहिए, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अच्छा, ये है आप लोगों का कोई और नहीं बल्कि पसंदीदा फॉस्फोरिक एसिड। अब आपको इस फॉस्फोरिक एसिड की मदद से बाकी जितने भी इस फ्लो चार्ट में आपको दिख रहे हैं सबका नाम बताना है। तो उसके लिए ऊपर वाला फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, मेरे को तो याद है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो अपनी कॉपी में पहले फ्लो चार्ट बना लेना और फिर वीडियो को पॉज करके खुद नाम लिखना और टैली करना कि तुम्हारे और मेरे नाम मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब आप पेरेंटिक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो वो कौन सा एसिड बन जाएगा? औस एसिड। और हाउ विल यू राइट दैट औस एसिड? दैट विल बी रिटन एज फॉस्फोरस। आईसी को हटाओ और OUS को डालो, खत्म बात। फॉस्फोआर वहां तक सेम है, OUS। देखो ये आईसी गया और उसके बदले में क्या आया? OUS। सो नाउ इट विल बिकम फॉस्फोरस एसिड। तो समझ में आ रहा है फॉस्फोरस एसिड क्या है? तो जहां तुमने सुना औस एसिड, याद रखना कि जरूर पेरेंटिक एसिड में से क्या निकाला गया होगा? एक ऑक्सीजन निकाला गया होगा। फिर आता है H3PO2। तो H3PO2 में मतलब आपने एक और औस में से भी एक और ऑक्सीजन निकाल लिए, तो जो औस का नाम था उसी औस के नाम के आगे बस एक वर्ड और लगा दोगे, हाइपो। सो हाइपो विल रिमेन एज इट इज और फिर आ जाएगा फॉस्फोरस एसिड। सो नेम विल बी हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो अगर आपने ये सुना हाइपोफॉस्फोरस एसिड तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि जरूर पेरेंटिक एसिड में से 2 ऑक्सीजन निकालने के बाद ये स्पीशीज बनी है। तो अगर आपको हाइपोफॉस्फोरस एसिड से पेरेंटिक एसिड तक पहुंचना है तो जो भी आपको फॉर्मूला दिया गया उसमें 2 ऑक्सीजन ऐड कर दो, आप अपने पेरेंटिक एसिड तक पहुंच जाओगे। कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, बताइए इसका पेरेंटिक एसिड क्या होगा मेंस में। तो जिन गधेड़ों को यही नहीं पता है कि हाइपोफॉस्फोरस से पेरेंटिक जाने का रिवर्स ऑर्डर क्या है, 2 ऑक्सीजन जोड़ दो, जिन्हें यही नहीं पता है कि हाइपोफॉस्फोरस और पेरेंटिक में रिलेशनशिप क्या है, ऑक्सीजन का है कि H2O का है, वो कैसे नाम या कैसे बताएंगे, बता फॉर्मूला वगैरह कैसे नाम तक पहुंचेंगे। चलो बाकी नाम लिखते हैं। अच्छा, अब आपने उस फॉस्फोरस एसिड की एक मॉलिक्यूल लिया और एक मॉलिक्यूल में से H2O निकाला। जब आप एक मॉलिक्यूल लेके H2O निकालते हैं तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मेटा। कौन सा वर्ड आप यूज करते हैं? मेटा। जब आप 2 यूनिट्स लेके H2O निकालते हैं तब आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? क्या नाम है, सॉरी, पायरो। बेंजीन की याद आ गई थी। कौन सा वर्ड यूज करते हो? पायरो। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेटा वर्ड आ जाएगा। मेटा के पीछे के क्या लिखूं? तो मेटा के पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके से निकाले हो उसी का नाम छाप दो, जिससे निकाले हो उसी का नाम छाप दो, यानी कि मेटा फॉस्फोरस एसिड। ये क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल की यूनिट से निकाला गया है, देयरफॉर इट विल बी नोन एज आप लोगों का पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि पायरो कब लगाना है, हाइपो कब लगाना है, मेटा कब लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, उसके आपके पास एक यूनिट थी, उस एक यूनिट में आपने H2O निकाल दिया, एक यूनिट से H2O निकाला। तो जब एक यूनिट से H2O निकालोगे तो नाम में तो भैया मेटा ही आएगा, लेकिन निकाले किससे हो? फॉस्फोरिक से निकाले हो, तो देयरफॉर इट विल बी नोन एज व्हाट? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या आएगा? मेटा फॉस्फोरस एसिड। सिमिलरली ये वाली चीज क्या कहलाएगी आप लोगों की? पायरो
फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि 2 यूनिट से निकाला गया है, देयरफॉर इट विल बी नोन एज पायरो, और क्योंकि फॉस्फोरिक से निकाला गया देयरफॉर भी इट इज फॉस्फोरिक एसिड। अब आपने उसी पैरेंटिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। जब आप पैरेंटिक एसिड में एक ऑक्सीजन निकालते हो तो आउस आ जाता है। तो अगर आप उसी पैरेंटिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो उस एक ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद क्या आएगा? कुछ नहीं, जो आपके पैरेंटिक एसिड का नाम था उसके आगे लगा दो वर्ड पर, यानी कि पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या हो गया? उसके पर निकल गए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर उड़ गया वो, ठीक है, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड। कॉपी में ना ये चार्ट बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना, क्योंकि इसी चार्ट को आपको आगे रिवाइज करना है, ठीक है। लगे तो थोड़े से कलरफुल पेन्स का भी प्रयोग कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि वो चीज़ जब आप रिवीजन में जाते हो तो आपकी आंखों का अट्रैक्ट करती है और आपको तुरंत हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख जाते हैं, ठीक है। अब मैं जानती हूँ तुम में से कुछ लोगों को गंदा लिखने की बहुत ज़्यादा आदत है, वो चाहकर भी सुंदर नहीं लिख सकते, बट थोड़ी कोशिश करो और इस चीज़ का जो चार्ट है निकाल के, जो भी तुम्हारा स्टडी टेबल वगैरह होगा वहाँ इसका बना के चिपकाओ, जहाँ पे तुम्हारी नज़र बार बार पड़े कि हाँ अपने आप ऑटोमेटिकली बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज किए ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरे को तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मुझे फिजिकल अच्छा लगता है, उसके बाद इनऑर्गेनिक अच्छा लगता है, फिजिकल इनऑर्गेनिक इक्विवेलेंट लगते हैं, ऑर्गेनिक मुझे कोई खासा पसंद नहीं आता। हाँ, और तुम लोगों को तो पॉलीमर केमिस्ट्री उतनी डिटेल में नहीं है, अदरवाइज मेरा तो स्पेशलाइजेशन पॉलीमर्स में ही है काफ़ी, इसी में मेरा रिसर्च वर्क रहा है काफ़ी अच्छा। तो उसमें याद रखना पॉलीमर एक अच्छा सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल फील्ड है, आप उसमें कुछ इनोवेट कर सकते हो, इन्वेंट कर सकते हो अगर आप टेक्निकल लाइन में अगर आप गए केमिकल इंजीनियरिंग में। अदरवाइज ऑर्गेनिक मुझे उतनी कोई खास पसंद आती नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये बचते हैं, इन दो के नाम क्या होंगे? क्या ये लोग ऐसे ही रह जाएंगे? नहीं, ये लोग ऐसे ही नहीं रह जाएंगे। ऑक्सीजन निकाले हो तो ऑक्सीजन निकालने पे हाइपो वर्ड डाल दो। किससे निकाले हो? पायरोफॉस्फोरिक एसिड से निकाले हो तो भैया नाम होगा हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नहीं लग रहा है हम कुछ अजीबोगरीब चीज़ पढ़ रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग है, हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, इस वाले का नाम ना फिलहाल में अभी इसको मिस्ट्री रखना है। इसको मैं इसीलिए मिस्ट्री रख रही हूँ क्योंकि इसको ना यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। आप वहाँ पे पर वर्ड भी लगा सकते हो, वहाँ पे आप पर ऑक्सी भी लगा सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पर लगाना है कि पर ऑक्सी लगाना है? तो अभी जब वो डिटेल बातचीत होगी ना, तो उस डिटेल बातचीत में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे और उसके बाद तुम यहाँ पे वो नाम लिख लेना, ठीक है। तो ये चार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पैरेंटिक एसिड्स को लेकर। मेरे हिसाब से इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मेरे हिसाब से इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो एक और काम कर लेते हैं जल्दी से। मैंने अभी ये कौन सा पैरेंटिक एसिड लिया था? फॉस्फोरस का। अभी पैरेंटिक एसिड लेते हैं नाइट्रोजन का। बताओ नाइट्रोजन का पैरेंटिक एसिड कौन होता है? HNO3, ठीक है। इट इज नोन एज नाइट्रिक एसिड। ये क्या होता है आप लोगों का? नाइट्रिक एसिड। इसके अंदर में से आपके पास एक ऑप्शन है, आप एक ऑक्सीजन निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपने जब एक ऑक्सीजन निकाल लिया, ये एक ऑप्शन बन गया। फिर उसके बाद आप इसके अंदर से एक ऑक्सीजन और निकाल सकते हो, ये आपके पास आ जाएगा, तो एक और ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो पहले निकालते जाओ और साथ साथ में लिखते जाओ। जब आपने एक ऑक्सीजन निकाला देन इट विल बी नोन एज HNO2, और जब एक और ऑक्सीजन निकाला देन इट विल बी नोन एज HNO। इनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम बोलो, इसका खुद का नाम, इस पैरेंटिक एसिड का खुद का नाम तो नाइट्रिक एसिड होता था। जब आप एक ऑक्सीजन निकालोगे तो IC हट जाएगा और IC के हटने के बाद वहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये क्या है आपका? नाइट्रस एसिड। और जो HNO है वहाँ पे वो कौन सा वर्ड आ जाएगा? दैट विल बी हाइपोनाइट्रस एसिड। वो क्या होगा? हाइपोनाइट्रस एसिड। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये ऑप्शन हम लोगों को मिल गए। एक ऑप्शन और भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो HNO3 है, इस HNO3 में मैंने एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? आपका एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। यहाँ पे जब मैं एक ऑक्सीजन इसके अंदर जोड़ दूंगी तब ये वाली पर्टिकुलर स्पीशीज क्या बन जाएगी? ये क्या बन जाएगी? HNO4। क्या बन जाएगी? HNO4। और जो यहाँ पे HNO4 बनेगा उसका नाम क्या लिखोगे? दैट विल बी पर नाइट्रिक एसिड। दैट विल बी व्हाट? पर नाइट्रिक एसिड। वो चीज़ क्या कहलाएगी आप लोगों की? पर नाइट्रिक एसिड। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आपका जो ये चार्ट है कुछ अधूरा नहीं लग रहा है? मतलब
आपने ना तो यहाँ पे मेटा बनाया, ना तो आपने पायरो बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिस्क्लेमर जो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि आप जब नाइट्रिक एसिड के लिए ये फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हो तो नाइट्रिक एसिड में आप अगर कोशिश कर रहे हो कि मेटा आउस बना सके, मेटा आउस का मतलब इस HNO2 में से एक H2O निकालो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि इसी HNO2 की मैं 2 यूनिट्स लूंगा और उस 2 यूनिट में से फिर H2O निकालूंगा, यानी कि पायरो आउस की आप कोशिश कर रहे हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है आप लोगों का, नॉट पॉसिबल है एकदम ही। अच्छा, अगर तुम बोल रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, ये जो HNO3 है आप इसके 2 यूनिट्स लो और उसमें से फिर आप H2O निकालो, यानी कि आप चाह रहे हो पायरोइक, आप चाह रहे हो कि आपके पास क्या होना चाहिए, पायरोइक होना चाहिए। पायरोइक नॉट पॉसिबल। आप लोगों का यहाँ पे आप बोल रहे हो कि चलो कोई बात नहीं मेटाइक कर लो, मेटाइक नो पॉसिबल। अगर पायरोइक ही इम्पॉसिबल है तो उसके आगे जो उसकी 2 ब्रांचेस जाती हैं वो तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल ही होंगी। तो ये सारे केसेस यहाँ पे इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे केसेस क्या होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं। क्यों होते हैं, विल बी डिस्कस्ड। इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। बट कैसा है, आगे थ्योरी देने से पहले अगर बेसिक फ्रेमवर्क अगर मेरे हिसाब से बन जाए तो ठीक रहेगा। मैंने इस चीज़ को पहले सोचा कि किस तरीके से तुम्हारे सामने डालना है ताकि मिनिमम स्ट्रेन आए तुम्हारे छोटे से भेजे में और तुम्हें चीज़ें आ जाए। अब इसमें एक आखिरी चीज़, जिस चीज़ के बाद हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, वो आखिरी चीज़ है हम लोगों का स्ट्रक्चर। नाइट्रिक एसिड का तो स्ट्रक्चर देखो यार, तुम लोग एकदम क्या कहते हो उसको, निपुण हो चुके हो, है ना, उसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी के जो अब बचे कुछ लोग हैं HNO2, HNO, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह आप लोगों को पता होने चाहिए। तो देखो इस HNO के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, एक GK फैक्ट, वो तुम्हें याद रखना है कि ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्या होता है, डाइमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, कभी HNO अकेले नहीं होगा। और अगर ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो देयरफॉर H2N2O2 ये आप लोगों का क्या है, पॉसिबल है। H2N2O2 पॉसिबल है। और ये H2N2O2 दिखेगा कैसा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे OH, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस प्रकार से। ये सारी चीज़ें आप 12th के P ब्लॉक में पढ़ोगे, सारी चीज़ें आपको 12th के P ब्लॉक में रहेंगी। डिपेंड की इस साल की बुक से ये सारी चीज़ें हटा तो दी गई नहीं है। अच्छा, नाइट्रस एसिड में आ जाते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन, यहाँ पे OH है। ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ये नाइट्रस एसिड का। ठीक है, अच्छा ये पर नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पर नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ऑक्सीजन, फिर एक और ऑक्सीजन और फिर एक और हाइड्रोजन। और इस बला को ही हम पर ऑक्सी लिंकेज कहते हैं। ये जो वर्ड आता है ना पर ऑक्सी, ये पर का मतलब ये ऑक्सी लिंकेज है। तो इसीलिए यहाँ पे पर के बाजू में एक और वर्ड आएगा ऑक्सी। क्यों यहाँ पे पर के बाजू में एक ऑक्सी वर्ड आ रहा है, क्योंकि जब भी किसी स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाए तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज। यानी कि पर ऑक्सी लिंकेज क्या है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो therefore it is not per नाइट्रिक एसिड, it will be known as per ऑक्सी नाइट्रिक एसिड। और अगर किसी में ये ऑक्सी लिंकेज नहीं हो तो फिर आप उसको सिर्फ सादा सिंपल क्या बोलो, पर नाइट्रिक एसिड आप। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर तो तुम जानते हो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आप लोगों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तो तुम जानते ही हो क्या हिसाब किताब रहता है। तो ये तुम्हारी नाइट्रोजन की कहानी। हम लोग फेमस लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रसिद्ध। अच्छा, अब आ जाते हैं, आपका एक और चार्ट बना लेते हैं क्लोरीन को लेकर। एक और चार्ट बना लो क्लोरीन को। तो देखो क्लोरीन वाले जो लोग होते हैं इनके पेरेंटिक एसिड कौन होते हैं, सबसे पहला सवाल। अगर आपको किसी भी चीज़ का पेरेंटिक एसिड अगर नहीं पता है तो फिर कैसे काम कैसे चलेगा। आपको उनका पेरेंटिक एसिड पता होना चाहिए। आपको उनका क्या पता होना चाहिए, पेरेंटिक एसिड। तो यहाँ पे इनका जो पेरेंटिक एसिड होता है वो होता है HClO3, दैट इज नोन एज क्लोरिक एसिड। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इस पेरेंटिक एसिड में से आप एक ऑक्सीजन निकाल सकते हो, ये ऑप्शन है। फिर आप एक और ऑक्सीजन निकाल सकते हो शायद, वो भी एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि आप क्या कर दो, एक ऑक्सीजन निकालने के बजाय एक ऑक्सीजन ऐड कर दो। अगर आपने एक ऑक्सीजन निकाला देन इट विल बी नोन एज HClO2। अगर आपने एक और ऑक्सीजन निकाला देन इट विल बी नोन एज HClO।
और अगर आपने एक ऑक्सीजन डाल दिया देन इट विल बी नोन एज HClO4 बराबर। अच्छा, तो जब आपने उसके अंदर से एक ऑक्सीजन निकाला तो देखो उसका खुद का नाम क्या था, क्लोरिक एसिड। तो एक ऑक्सीजन निकालने के बाद वो क्या बन जाएगा, इट विल बी नोन एज क्लोरस एसिड। ये क्या कहलाएगा, क्लोरस एसिड। आपने एक और ऑक्सीजन निकाल दिया देन इट विल बी नोन एज व्हाट, हाइपोक्लोरस एसिड। ये वाली चीज क्या कहलाएगी आपकी, हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन और हो सकता है कि अगर आप मुझसे ये बोलो कि इसमें से काम करो, आप इसका मेटा आउस बना लो, तो देखो इसका मेटा आउस बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसमें बोलोगे कि एक काम करते हैं, इसका हम लोग पायरो आउस बना लेते हैं, ये भी इसका पायरो आउस बनाना आप लोगों का पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये पायरो हाउस नहीं बनेगा। अगर तुम यहाँ पे बोलोगे कि एक काम करो इसका मेटा इक बना लो, तो यहाँ पे आप लोगों का मेटा इक भी बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे नाइट्रिक में नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है। और यहाँ पे भी अगर इसका पायरो इक बनाने को बोलोगे तो ये सारी चीज़ें नॉट पॉसिबल है। तो आपके पेरेंटिक एसिड यदि नाइट्रोजन है और यदि आपका पेरेंटिक एसिड क्या कहते हैं आप लोगों का क्या नाम है इसका, क्लोरीन है, क्लोरीन वाला कोई मेंबर है, तो ऐसे केस में उसका कभी भी मेटा पायरो आउस या इस कभी बन नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, कभी बन नहीं सकता। नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो नेक्स्ट थिंग ये कि आपके पास ये जो बलाएं हैं इनके स्ट्रक्चर्स क्या है। तो देखो HClO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH लोन पेयर। ठीक है, मैं करेक्ट नहीं बना रही हूँ कि एक्शियल पे रखो मैडम 109.28 का एंगल दिखाओ, ये करो वो करो। इट इज़ अ रफ डायग्राम। HClO2 कैसा दिखेगा, सेंट्रल एटम क्लोरीन, उससे जुड़ा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा है H। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ऑक्सीजन, एक मिनट मैंने बराबर बनाया ना, हाँ वही वाली चीज़ एक बार चेक कर रही थी। अच्छा, उसके बाद डबल बॉन्ड O किधर है, ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट कहाँ गया, ओ हो गलती हो गई यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ये OH, एक मिनट, क्लोरीन के बाद ये OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। कितने लोन पेयर यहाँ पे डाल दूँ, 1 2, क्या हो गया इसको, 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आ गया डबल, अरे तो बदतमीजी है। चलो ये हो गया। अब आ जाता है HClO। HClO कैसा दिखता है, बेचारा बड़ा ही हताश और निराश है। वो बोल रहा है Cl है मेरे पास, OH है और तीन लोन पेयर्स हैं, तीन लोन पेयर्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा और कुछ जानकारी है आपके पास, हाँ है ना, बहुत अच्छी जानकारी है। अब ये जानकारी में इसमें आ जाओ, यहाँ पे HClO4, इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं हो, तो HClO4 के बारे में सुन लो। ये जो है आप लोगों का ये महान प्राणी क्या कहलाएगा, दिस महान प्राणी विल बी नोन एज पर क्लोरिक एसिड। क्यों लगाया है पर, क्योंकि हमने उसको कुछ दिया है। ठीक है, अच्छा इसको हमने क्या दिया है, कुछ दिया है, ऑक्सीजन ऐड करवाया है, सो देयरफॉर इट विल बी नोन एज परक्लोरिक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो एक क्लोरीन रहेंगे, 3 ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेंगे और आपका एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ा। क्या यहाँ पे तुम्हें किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, सो देयरफॉर दिस विल बी नोन एज आपका ओनली नाइट्रोजन। ऊपर वाले नाइट्रोजन में क्या दिखता था, ऊपर वाले नाइट्रोजन में क्या दिखता था, ऊपर वाले नाइट्रोजन में आपको वो चीज कैसी दिखने लगती थी, आपको वो चीज दिखने लगती थी कि अच्छा ये वाली स्पीशीज जो है आपका कैसा है, यहाँ पे क्या कहते हैं ऑक्सीजन लिंकेज है, देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एज पर। एक मिनट रुकोगे, हाँ अच्छा तो यहाँ पे अभी मैंने सल्फर के ऑक्सीजन डिस्कस नहीं किया है, हम डिस्कस कर लेते हैं उसको अलग, बट उसको अलग से इसका चार्ट नहीं है, तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। एक मिनट, ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं वापस से। तो ये वाली चीज़ है कुछ मेरे से दब दुबा गया है ऐसा लग रहा है। अब इसे करते कैसे हैं पता नहीं, जान दो, छोड़ो, कुछ छेड़ा छाड़ी नहीं करते, कुछ और का कुछ और हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेसिक जानकारी आप लोगों को सारी की सारी दे दी गई है मेरे हिसाब से।
कुछ भी इसमें ऐसा छोड़ा नहीं गया है कि अच्छा ये कैसे वो कैसे, सब तुम्हें बता दिया गया है। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग देखो कंटिन्यू करते हैं। अब इससे हम सीखेंगे क्या, इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी यूजुअली इसके जो आपको क्वेश्चंस क्रिएट करके दिए जाएंगे सिंपल सिंपल से रहते हैं। हम लोग नाम लिखना सबसे पहले सीख लेते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, नाम लिखना हम लोग पहले सीख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग काम करते हैं। लेकिन अब पहले रूल्स के साथ थोड़ा सा ना वर्कआउट कर लो, रूल्स के साथ थोड़ा सा क्या कर लो, वर्कआउट कर लो। क्योंकि अगर रूल्स पता होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी अगर रूल्स पता होंगे तो आपको कैसा है, चीज़ें आसान लगेंगी। रूल नंबर एक सबसे पहला, कि आपके पास जो भी पैरेंटिक एसिड होता है उसमें से आप एक ऑक्सीजन निकालते हो तो ऐसे में वो OUS बन जाता है। वो क्या बन जाता है, आप लोगों का औस एसिड बन जाता है। वो कौन सा एसिड बन जाता है, औस एसिड। ये पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास HNO3 है जो कि नाइट्रिक एसिड होता है, इसमें से अगर आपने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो HNO2 बन जाएगा। तो HNO3 इज आपका नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO2 इज नथिंग बट इट इज नाइट्रस एसिड। ठीक है, अच्छा वैसे ही एक और में आ जाते हैं, आपके फॉस्फोरस वाले में आ जाओ। H3PO3 ये कौन सा एसिड होता है, ये होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। अगर आपने इसके अंदर से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, ये बन जाएगा H3PO2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी नोन एज फॉस्फोरस एसिड। ये क्या कहलाएगा, फॉस्फोरस एसिड। सल्फर में आ जाओ, H2SO4 ये आपका पैरेंटिक एसिड होता है जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, और उसके बाद अगर आपने इसके अंदर से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ये हो जाना है H2SO3, दैट विल बी नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, आपके क्लोरीन वालों में आ जाओ। क्लोरीन वाले कौन है, HClO कौन 3, ये आपका पैरेंटिक एसिड है। इसके अंदर से अगर आपने एक ऑक्सीजन निकाल दिया HClO2 तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। देखो कितना आसान लग रहा है। यही सेम चीज़ मैंने आपको रूल्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे दिए। अब यही रूल्स को जब आप एक एक करके डिस्कस कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं। मुझे नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है। अब वो तुम्हारा अभी सिचुएशन कैसी होगी तुम्हें पता होगा, कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि समझ में आ रहा है, पता नहीं। रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 कैसा है, रूल नंबर 2 ऐसा होता है कि जब हम लोग एक ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, एक ऑक्सीजन हम जब निकाल लेते हैं तो एक ऑक्सीजन निकाल लेने के बाद हमारे पास चॉइस होती है, या तो आप एक और ऑक्सीजन निकाल लो। अगर आपने एक और ऑक्सीजन निकाल लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपो। ठीक है, अब वो बन जाता है हाइपो में। तो अब यहाँ पे रूल नंबर 2 हम हाइपो के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2 हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, हाइपो। तो देखो रूल नंबर 2 क्या है, आप लोगों के पास एक पैरेंटिक एसिड था। आप लोगों के पास क्या था, एक पैरेंटिक एसिड था। पैरेंटिक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाला गया तो वो जो एसिड बना वो कहलाएगा आपका पेरेंटस एसिड। वो क्या कहलाएगा, पेरेंटस एसिड। IC को बस OUS से रिप्लेस करना है। और अगर आपने एक और ऑक्सीजन निकाल दिया देन इट विल बी नोन एज हाइपोपेरेंटस एसिड। तो अब ये जर्नी किस प्रकार से है, ये जर्नी कुछ इस प्रकार से है कि आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 2 ऑक्सीजन अगर एक बार में निकाल लो तो भी आप यहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, चलो तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके पास इनिशियली कोई पैरेंटिक एसिड है, H3PO3 है, एक ऑक्सीजन निकालो क्या हो जाना है, H3PO2। एक और ऑक्सीजन निकालो क्या हो जाना है, H3PO3 PO। मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगी, नाम आप लिख लेना, ध्यान से सुनना, नाम आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, मैं नहीं लिखूंगी, वो नाम आप लिख लोगे। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ ये H3PO4 था ना, फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ H3PO3 आएगा, यहाँ पे H3PO2 आएगा, अब बराबर है। ठीक है, अच्छा और आ जाते हैं नीचे में, यहाँ पे आ जाओ HNO3। इसमें से जब आपने आउस क्रिएट किया तो HNO2 बना। HNO2 के बाद ये बना लिया आपने HNO। आपके पास ऑप्शन था H2SO4। H2SO4 में से आपने एक ऑक्सीजन निकाला, देन इट विल बिकम H2SO3। एक और ऑक्सीजन निकाला, देन इट विल नोन एज H2SO2। ये बन चुका है।
ठीक है, ये बन चुका है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं HClO3, एक और निकाला, HClO4 एक निकाल दिया, HClO3 यहाँ पे आ जाना है तो ये बन जाएगा HClO2। कर लोगे, नाम लिख लोगे बस, और कुछ भी नहीं था इसमें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट रूल नंबर 2 कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपो वर्ड कब यूज़ करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपो वर्ड कब यूज़ करना है। रूल नंबर 3, अगर आपके पास कोई पैरेंटिक एसिड है और अगर आप उस पैरेंटिक एसिड में ऑक्सीजन को रिमूव करने के बजाय आप वहाँ पे उस पैरेंटिक एसिड में ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, दिस इज़ अ रूल। तो वहाँ पे आप लोगों को जो एसिड मिलेगा उस एसिड को आप पर पैरेंटिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उस पर्टिकुलर एसिड को क्या कह सकते हो, पर ऑक्सी पैरेंटिक एसिड भी कह सकते हो। अब ऑक्सी कब लगाते हैं और क्या कहते हैं पर कब लगाते हैं, तो देखो पर ऑक्सी ये वर्ड तब लगाया जाएगा जब आपने उस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आपको क्या दिख रहा है, लिंकेज दिख रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है, तो आप कहोगे कि हाँ वहाँ पे मैं उसके नाम में पर ऑक्सी पैरेंटिक एसिड लगाऊंगी या लगाऊंगा, जैसे हमने नाइट्रोजन वाले केस में किया बट क्लोरीन वाले केस में हमने नहीं किया। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर। लेकिन द डाउट नंबर 1, हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, मतलब देखो हर बार तुम्हें या मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आता हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। कई बार तुम मुझसे शायद कोई ऐसा स्ट्रक्चर पूछ लो जो मुझे नहीं पता हो एट दैट इंस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल तुमने कहीं से कोई हाई फंटोश अच्छी मोटी किताबें जो रहती हैं PhD वालों की, ग्रेजुएशन पोस्ट PG वालों की, उनकी किताबों से कोई भारी भरकम जड़ी बूटी का कोई फॉर्मूला लेकर आए, मुझसे पूछ रहे हो इसका फॉर्मूला बताओ, मुझे नहीं पता, मेरा काम नहीं है सब याद रखना, मेरा काम जो है वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। बट अब हमें तो ट्रिक्स बनानी है, तो ट्रिक्स कैसे करेंगे, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना तरीका। कल को पेपर में पूछ लिया कि बताओ आपका नाइट्रोजन वाला पर नाइट्रिक एसिड होगा कि पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड होगा, स्ट्रक्चर बनाते बैठोगे, स्ट्रक्चर नहीं आता बनाना, बोलो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे कोई ट्रिक होनी चाहिए, यहाँ पे कोई ट्रिक होनी चाहिए। तो ट्रिक बहुत ही आसान है, आप क्या करो, पैरेंटिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और ऑक्सीजन ऐड करने के बाद जो नया एसिड बन रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इतना कर लोगे। चलो एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे करेंगे। ट्रिक वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। ट्रिक वाले पार्ट में हम लोगों को कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम स्ट्रक्चर्स को क्या कर सके, ड्रॉ कर सके, ठीक है। इस वजह से नो नीड ऑफ ड्रॉइंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। आपके पास पैरेंटिक एसिड तो आपको पता होगा, जैसे आपके पैरेंटिक एसिड में H3PO4 है, HClO3 है, H2SO4 है, ठीक है, HNO3 है। मैं बोरिक एसिड वगैरह वालों को नहीं ले रही हूँ, सिलिकॉन वालों को नहीं ले रही हूँ, यूजुअली हम आखिरी में उनके एग्जांपल्स देख लेंगे। इन सभी में आप कॉमनली क्या करें, एक एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, ठीक है। आप इनमें क्या कर दें, एक एक ऑक्सीजन ऐड कर दें। एक एक ऑक्सीजन ऐड करने के बाद ये कैसे दिखेंगे, H3PO5, ये क्या दिखेगा, HClO4, ये क्या दिखेगा, H2SO5, ये क्या दिखेगा, HNO4। अब क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। आई होप सो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, बाकी तुम कर लेना। हाइड्रोजन का कितना होगा, +3, फॉस्फोरस का मान लो X, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 5 ऑक्सीजन का -10 और ओवरऑल इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ से X की वैल्यू कितनी आई, 7, तो यानी कि यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन की मैं निकाल लेती हूँ अपने मन में। तुम अगर अपने मन में नहीं निकाल सकते हो तो थोड़ा सा ना कागज में अपनी कलम को घस लेना, कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ +8 और यहाँ पे आ गई +7। क्या फ़ायदा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल के हमें ये फ़ायदा कि आज की क्लास में जो सबसे पहला जीके फैक्ट आपको बताया गया था कि आपको लोगों की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है। अगर कोई भी कंपाउंड में
किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर रही है तो वहां पे पर ऑक्सी लिंकेज होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा? पर ऑक्सी लिंकेज होगा। क्या होगा वहां पे? पर ऑक्सी लिंकेज। तो कहाँ गया हमारा पार्ट? हाँ, बताइए फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? यहाँ पे अपन लिखते जाते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी होनी चाहिए थी? 5, बट यहाँ पे हुई कितनी? 7। यहाँ पे हुई कितनी? 7। ओके। क्लोरीन, सल्फर, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 6। है कितनी? 8। यहाँ पे है कितनी? 8। नाइट्रोजन, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 5। है कितनी? यहाँ पे 7। क्लोरीन, क्लोरीन में आ जाओ। क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 7, और है भी कितनी? 7। तो जहां पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर गया मतलब वहां पे पर ऑक्सी लिंकेज है। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? इसका नाम कैसे बोलोगे? बोलो पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। समझ गए? यानी कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की नीड है क्या? कोई नीड नहीं है। आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या, अच्छा पहले यहाँ नाम लिख लेते हैं। क्या यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को वो क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्रॉस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसका सादा नाम आएगा। क्या आएगा सादा नाम? पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, और नीचे में जब आप दो लोगों के नाम लिखोगे इन दोनों के नामों में आपको कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना है? पर ऑक्सी एसिड, और बीच का डैश तुम लोगों के लिए है, भर लेना उसको। ठीक है, तो समझिए रूल्स बहुत ही इजी हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस दिमाग में एट द एंड खिचड़ी नहीं मचाना। ठीक है, दिमाग में एट द एंड आपने क्या नहीं मचानी है? खिचड़ी नहीं मचानी है। बहुत ही सिंपल होती हैं चीज़ें अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में हम बात करेंगे पायरो मेटा के बारे में। वैसे तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम्हें कि पायरो और मेटा क्या होते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अगर किसी भी यूनिट, एक किसी भी चीज की एक यूनिट में से अगर आपने H2O निकाला तो जो नया कंपाउंड बनेगा दैट नया कंपाउंड विल बी नोन एज मेटा। अगर किसी भी चीज की 2 यूनिट्स को पहले आपने क्लब किया और फिर उसमें से यदि आपने H2O निकाला देन इट विल बी नोन एज व्हाट? पायरो। बट जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन के केस में चाहे औस हो या चाहे इक हो, उनका पायरो और उनका मेटा पॉसिबल नहीं था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर चीज का पायरो बनाना है कि उस पर्टिकुलर चीज का मेटा बनाना है? हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी गणित, मैथमेटिक्स, लॉजिक करेंगे और लॉजिक के थ्रू फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं पायरो को लेकर, फिर बात करते हैं हम मेटा को लेकर। पहले मेटा, पहले पायरो, कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पहले मैं पायरो को लेकर रूल बता रही हूँ। पायरो में हमें किसी भी चीज के कोई भी पैरेंटिक एसिड हो, चाहे वो इक वाला हो या चाहे वो औस वाला हो, इक से भी पायरो बन सकता है, औस से भी पायरो बन सकता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई पेरेंट इक है या मेरे पास कोई पेरेंट औस है, इन दोनों के आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ऐसे में अगर मैं इनके अंदर में से मात्र एक H2O निकालती हूं तो वो चीज क्या कहलाती है? दैट चीज इज नोन एज पायरो। ठीक है, पायरो लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे? पायरो लिखेंगे। और उसके बाद वहां पे क्या लिखेंगे? पायरो की जगह कई बार बुक्स में वर्ड डाई भी यूज किया जाता है, डाई वगैरह भी यूज किया जाता है। पेरेंट लिखेंगे, अगर इक होगा तो इक लिखेंगे, औस होगा तो औस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसकी प्रैक्टिस यहाँ ऊपर तुमको करा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस करा दी गई है ना, ये देखो यहाँ पे ये वाले इसमें कि कब कैसा क्या लिखना है, ताकि यहाँ पे अभी पढ़ाते वक्त, रूल्स बताते वक्त तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। चलो आगे बढ़े। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपके पास कोई भी चीज पायरो या फिर जो बनेगी वो आप लोगों की 2 यूनिट्स मतलब आपने क्या किया है? 2 यूनिट्स लिए हैं, 2 यूनिट्स को आपने क्लब किया है और उन क्लब्ड यूनिट्स के अंदर से आपने H2O निकाला है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने 2 यूनिट्स को जोड़ा, 2 यूनिट्स को जोड़ने के बाद आपने एक न्यू यूनिट क्रिएट की, उस न्यू यूनिट से H2O निकाला। H2O के निकलने के बाद वो 2 यूनिट जुड़ी रही बट H2O निकल गया, दैट इज नोन एज पायरो। अब यहाँ पे इस पायरो के लिए कंडीशन है, इस पायरो के लिए कंडीशन है
कि ये आपका कभी भी एनहाइड्राइड नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एनहाइड्राइड. क्या नहीं होना चाहिए? ये एनहाइड्राइड नहीं होना चाहिए. एनहाइड्राइड का मतलब वैसे तो नो वाटर मॉलिक्यूल होता है, बट आप ऐसा मान के चलें नो हाइड्रोजन. ये मान के चलें कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा. ऐसा नहीं चलेगा. इसके अंदर हाइड्रोजन होने मतलब होने. दूसरी चीज, इसके अंदर जीरो हाइड्रोजन होगा तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा मैडम. और इसके अलावा आपका जो पायरो बने, उस पायरो के अंदर में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या इवन नंबर होनी चाहिए. इन दोनों कंडीशन को यदि कोई एक जुड़ी हुई यूनिट सेटिस्फाई कर रही है तो आप उसको पायरो बोलोगे, अन्यथा आप उसको पायरो नहीं कहोगे. क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके. तो अभी ऐसे में आपको मैंने ये कहा कि आप लोगों के पास एक ऐसा यूनिट या एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है. पूरा H2O निकलने के बाद इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तो क्या वो पायरो कहलाने लायक है? तुम बोलोगे नहीं, पहली कंडीशन रूल आउट हो गई. दूसरी कंडीशन, मान लेते हैं उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो क्या अब वो पायरो कहलाने लायक है? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए. वन इज एन ऑड नंबर, तो इसीलिए भी नहीं है. सो देयरफॉर कैन आई राइट दिस स्टेटमेंट कि आप लोगों का चाहे पायरो आउस बने कि चाहे आपका पायरो इग बने, उसके अंदर में मिनिमम हाइड्रोजन एटम शुड बी, ठीक है, शुड बी कितना, मतलब मिनिमम हाइड्रोजन एटम कितने होने चाहिए? 2. अगर मिनिमम हाइड्रोजन एटम 1 रहा तो कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं होगी. अगर मिनिमम हाइड्रोजन एटम 0 रहा तो पहली वाली कंडीशन एटम सेटिस्फाई नहीं होगी. तो मिनिमम हाइड्रोजन एटम कितने रहने चाहिए? 2. किसमें? पायरो में. किसमें? पायरो में. पायरो यानी कि इसमें. ठीक है. अच्छा, अब पायरो बनता कैसे है? ये मेरा तुमसे क्वेश्चन है. अब तुम बोलोगे पायरो तब बनता है जब हम आपके पेरेंटस में से या पेरेंटिक में से H2O को रिमूव करते हैं. ठीक है, पेरेंटस में से या पेरेंटिक में से हम लोग H2O को रिमूव करते हैं. तो सोचो H2O को जब आप एक H2O रिमूव करते हो, एक H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है. जस्ट इग्नोर ऑक्सीजन. H2O को जब आप रिमूव करते हो तो वहां पे 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं. ठीक है, H2O को रिमूव करना यानी कि 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना. और जब आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हो और 2 हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जब आपका जो पायरो बना है उसमें और 2 हाइड्रोजन बच गए, इसका मतलब जरूर आपके पेरेंटिक में जो मिनिमम हाइड्रोजन एटम रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? 4. तो यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर पेरेंटिक में मिनिमम हाइड्रोजन एटम 4 है मिनिमम, तो ही वो पायरो फॉर्म कर सकता है. ठीक है, ये कंडीशन है पायरो फॉर्म करने की. कैन फॉर्म पायरो, कंडीशन फॉर फॉर्मिंग पायरो. अगर मान लेते हैं उसके पास क्या है हाइड्रोजन एटम की संख्या 3 से कम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 से कम है, सॉरी 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो वो कभी भी पायरो फॉर्म नहीं करेगा. यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों का जो HClO4 होता है ये कभी भी पायरो फॉर्म नहीं करता. क्यों नहीं करता? एक ही हाइड्रोजन है, होना कितने? 4. समझ में आ रही है बात? कभी भी आप लोगों का मिनिमम मतलब HClO4 और HClO4 इन 2 यूनिट्स को ऐड करके आपके पास टोटल 4 हाइड्रोजन होने चाहिए. तो इन दोनों को ऐड करके तो मात्र 2 ही हो रहे हैं. इसीलिए HClO4 का चाहे आउस हो या चाहे इक हो, कभी भी उसका क्या नहीं हो सकता, आप उसका पायरो नहीं बना सकते. तो कल को किसी ने पूछा कि क्या ये पायरो इस पर्टिकुलर चीज का एग्जिस्ट करेगा, तो उसके 2 सेम यूनिट्स को ऐड कर लेना. ऐड करने पे यदि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 या 4 से ज्यादा आ रहे तो पायरो बनेगा. अगर 4 या 4 से कम आ रहे तो कभी भी पायरो नहीं बनेगा. ठीक है, ये आप लोगों का एक लॉजिक था. सिमिलरली हम नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं.
तो नाइट्रिक एसिड में भी आप लोगों का कभी भी पायरो नहीं बनेगा। सेम वही आर्गुमेंट्स जो मैंने ऊपर किए। H2SO4 का पायरो बनेगा क्या? बनेगा। क्यों बनेगा? H2SO4 की जब आप 2 यूनिट्स को ऐड करते हो तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 4, तो जो कि पायरो की कंडीशन को फुलफिल कर रही है, इसीलिए। ठीक है, तो इतनी जो मैंने राम कहानी बताई, उस राम कहानी में जो तुम्हें अपने दिमाग में याद रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसको नहीं भूलना। चाहे तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया, कि ये कैसे आया, बस इतना याद रखना कि पायरो बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, चलिए। और उसके बाद याद रखना, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने तुमसे पूछा कि Cl2O5 इज पायरो और नॉट। ये किसी ने तुमसे पूछ लिया कि एक पायरो है कि ये पायरो नहीं है। तो ये देखना, पायरो में कम से कम यहाँ पे पहले तो आंसर आ जाएगा इसका नो, क्योंकि आप लोगों के पास जो मिनिमम हाइड्रोजन एटम पायरो के पास होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 2। तो यहाँ पे 2 नहीं है, इसीलिए वो पायरो नहीं है। तो ये हो गया रूल नंबर 4। इस रूल नंबर 4 से हमको ये शिक्षा मिलती है कि पायरो कब एग्जिस्ट करेगा और पायरो कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमें पता चल गया। बट मेटा के बारे में तो अभी भी नहीं पता। तो चलो मेटा के बारे में सीख लेते हैं। मेटा के बारे में सीख लेते हैं। तो मेटा के बारे में आप कैसे सीखेंगे? बहुत ही सिंपल सा है, उसका भी बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। पहले तो मेटा बनता कैसे है? कोई भी आपके पास यदि पेरेंटिक या पेरेंटस एसिड अगर है, पेरेंटिक या पेरेंटस एसिड अगर आपके पास है, उसकी मात्र 1 यूनिट लो, मात्र 1 यूनिट। उस 1 यूनिट के अंदर में से आप एक H2O निकाल दो, और एक H2O निकाल देने के बाद, वो एक H2O निकाल देने के बाद आपके पास जो स्पीशीज आपको मिलती है दैट इज नोन एज मेटा पेरेंटिक या फिर पेरेंटस एसिड। ठीक है, वो स्पीशीज आपकी क्या कहलाएगी? मेटा, पेरेंटस या फिर पेरेंटिक एसिड। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी उस पर्टिकुलर स्पीशीज के पास मेटा बनने के वो लायक है कि वो मेटा बनने के लायक नहीं है? तो इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नियम और शर्तें हैं जो फॉलो होनी चाहिए। नियम और शर्तें कुछ इस प्रकार से हैं कि आप लोगों का जो मेटा का पेरेंटिक या फिर जो पेरेंटस एसिड बने, उस बनने वाले के पास कम से कम, मतलब पहले तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रुको मैं भूल गई। इट शुड नॉट बी एनहाइड्राइड। ठीक है, इट शुड नॉट बी एनहाइड्राइड। ये इसके पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एनहाइड्राइड। उसके पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पास कम से कम ऑड नंबर में हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। ऑड नंबर में हाइड्रोजन एटम। ऑड नंबर कहाँ से शुरू होता है? बोलो, ऑड नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो आपके जो मेटा के पास, मेटा वाले के पास मिनिमम हाइड्रोजन एटम्स की जो कंडीशन है वो कितनी होगी? 1। यानी कि अगर मेटा के पास कम से कम 1 हाइड्रोजन है तो वो भाई मेटा है। 2 है तो वो मेटा नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑड में होना चाहिए। ठीक है, 3 है तो है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब मेटा बना कैसे? पेरेंट से बना। पेरेंट से कितने हाइड्रोजन निकाल दिए गए? 2 हाइड्रोजन निकाल दिए गए। तो अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट मेटा के लिए 1 है तो वही मिनिमम रिक्वायरमेंट पेरेंट्स के लिए कितनी होगी? 3। अगर किसी पेरेंटिक एसिड के पास कम से कम 3 हाइड्रोजन एटम है तो वो मेटा बनाने के लायक है। और पायरो कौन बना सकता है? पायरो वो बनाता है जिसके पास कम से कम कितने हाइड्रोजन हो? 4। अब जो आपका बेचारा HClO4 की 2 यूनिट्स है, क्या यहाँ पे 2 यूनिट जोड़ने की जरूरत है? नहीं। मेटा में हमें कभी भी 2 यूनिट जोड़ के टोटल 4 नहीं चाहिए, हमें एक ही यूनिट में टोटल 3 चाहिए। मेटा में एक ही यूनिट में टोटल 3 चाहिए, क्योंकि मेटा के लिए एक ही यूनिट ली जाती है। एक यूनिट के अंदर 3 होने चाहिए। HClO4 के पास सिर्फ 1 है, तो देयरफॉर ये मेटा नहीं बनाएगा। क्या H2SO4 मेटा बनाएगा? डाउट। क्या H2SO4 मेटा बनाएगा? H2SO4 भी मेटा नहीं बनाएगा, बिकॉज हम लोगों को मेटा के लिए मात्र 1 यूनिट लेनी होती है। यहाँ पे लोगों से गलती होती है
उनके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाती है कि पायरो के लिए अगर 2 यूनिट को ऐड करके टोटल 4 आना चाहिए, तो मेटा के लिए भी 2 यूनिट को ऐड करके टोटल 3 आना चाहिए। ऐसा नहीं, मेटा में एक ही यूनिट होनी चाहिए और एक ही यूनिट के अंदर 3 हाइड्रोजन अगर होंगे तो वो आपका मेटा बनाएगी। तो H2SO4 इस नियम और शर्तों पे खरी नहीं उतरती, इसीलिए H2SO4 का भी मेटा बना पाना पॉसिबल नहीं है। क्या H3PO4 का मेटा बना पाना पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। H3PO4 एक यूनिट है और उसके अंदर उसके बाद 3 हाइड्रोजन आटम है, तो यस इट इज पॉसिबल। नाइट्रिक एसिड के लिए क्या ये चीज पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट, नाइट्रिक एसिड के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिलिसिक एसिड उठा के ले आओ, सिलिसिक एसिड के लिए क्या ये चीज पॉसिबल है? हाँ सॉरी, इसके लिए पॉसिबल है क्या? अगर इसमें इसके लिए पॉसिबल है क्या? तो हाँ, इसके लिए पॉसिबल है। मिनिमम 3 चाहिए, मैंने बोला है मिनिमम 3 चाहिए, 3 से ज़्यादा होगा तो उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। मिनिमम वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, नहीं तो कई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे कि अरे आपने तो 3 बोला था। मैंने इक्वल टू 3 नहीं बोला है, मैंने मिनिमम 3 बोला है। अच्छा, अगर आपके पास बोरिक एसिड आ गया H3BO3, क्या इसका मेटा बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम 3 हाइड्रोजन चाहिए और हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, खत्म, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर पैरेंटिक या फिर पैरेंटस एसिड का मेटा बनेगा कि मेटा नहीं बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पैरेंटिक या उस पर्टिकुलर पैरेंटस एसिड के एक यूनिट के पास मिनिमम 3 हाइड्रोजन है कि मिनिमम 3 हाइड्रोजन नहीं है। अगर उसके पास मिनिमम 3 हाइड्रोजन होंगे तो बनेगा, और अगर नहीं होंगे तो नहीं बनेगा। खत्म हो गई यहाँ पे हम लोगों की कहानी, ठीक है। यहाँ पे हमारी पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो जितना भी मुझे तुम्हें इंट्रोडक्टरी पार्ट देना था वो खत्म हो गया। अब हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स के हिसाब से एक बार हम लोग क्विकली नाम लिखना सीख लेते हैं। एक बार हम लोग क्विकली क्या कर लेते हैं, नाम लिखना सीख लेते हैं, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। और उसके बाद हम लोग फिर मूव करेंगे, इसी टॉपिक में ही रहेंगे, इंट्रोडक्शन में ही रहेंगे, बट ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर भी हमको एक इंट्रो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर भी आपको एक इंट्रो पढ़ना पड़ेगा, ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या वेरिएशन आता है जब हम इससे उसमें उससे इससे कूदा फांदी करते हैं तब, ठीक है। तब रुको, एक काम करते हैं, पहले हम लोग चलो ठीक है, पहले नाम वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं। जैसे आपको इसका नाम लिखना है H3PO4, ठीक है, H3PO2, H3PO3, ठीक है, H4P2O5, H4P2O6, ये रहा। और यहाँ पे आ जाते हैं H4P2O7, H4P2O8, ठीक है, H4P3O9, और उसके बाद आ जाएगा H5P3O10। इसमें से बहुत सारे तुम लिख नहीं पाओगे यार, ठीक है। जो नहीं लिख पाएंगे, जो चीज़ हमने नहीं सीखी है उस पर ज़्यादा हम लोग जोर नहीं डालेंगे। H3PO5, चलो करो। पहला वाला तो देखो एक पैरेंटिक एसिड है, उसका नाम तो फटाफट मुंह से निकलना ही चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड। H3PO2 पैरेंटिक एसिड के कंपेयर में इसमें 2 ऑक्सीजन कम है, यानी कि ये ज़रूर क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। थर्ड वाले में आ जाओ, थर्ड वाले में पैरेंटिक एसिड के कंपेयर में सिर्फ 1 ऑक्सीजन कम है, सो देयरफॉर इट विल बी नोन एज, अच्छा रुको रुको, माय एरर, मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एसिड। डन। इतने नाम लिखने में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, आई थिंक सो, तो मुझे ही लगता हुई भी होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं H4P2O5, इसका क्या करने का है? तो देखो H4 दिख रहा है, यानी कि ज़रूर पैरेंटिक एसिड को कंबाइन किया गया है। अब कंबाइन किया गया मतलब पायरोवर्ड तो रहा ही होगा। अगर मैं पैरेंटिक एसिड को कंबाइन करती, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, अगर मैं पैरेंटिक एसिड को कंबाइन करूं, मतलब मैं H3PO4 की अगर 2 यूनिट्स को जोड़ूं, तो यहाँ ऑक्सीजन 8 होगा, फॉस्फोरस 2 होंगे, हाइड्रोजन 6 होगा। और उसमें से अगर मैं 2 H2O माइनस कर दूं, तो मतलब 1 H2 अगर माइनस कर दूं तो वो हो जाएगा H4P2O7। क्या ये H4P2O7 है? क्या ये H4P2O7 है? नहीं, ये तो H4P2O7 नहीं है, सो कन्फ्यूजन। ये तो H4P2O7 है ही नहीं, तो H4P2O7 है कहाँ? पहले तो उसको लोकेट करो। ये रहा, तो ये है आप लोगों का पायरो। अब ये कहाँ से आया?
ये मैंने जब H3PO4 के 2 यूनिट्स लिए, यानी कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड बराबर है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब ज़रूरी है क्या कि हम लोग हमेशा पेरेंटिक एसिड के 2 यूनिट्स लेते हैं? पेरेंटस एसिड्स के भी तो 2 यूनिट ले सकते हैं। तो पेरेंटस क्या होता है? H3PO3। H3PO3 के 2 यूनिट्स लिए, उसको हमने ऐड कर दिया, हो गया H6P2O6। इसमें से आपने H2O माइनस किया, हो गया H4P2O5। ओह, अब ये मैच किया, अब ये मैच किया। अब अगर ये मैच किया, इसका मतलब ये कौन है? इसका मतलब ये कौन है? ये भी आप लोगों का क्या है? पायरो है। ठीक है, ये भी कौन है? पायरो है। बट कौन सा वाला पायरो है? फॉस्फोरस एसिड वाला पायरो है। ठीक है, इस तरीके से नाम सोचना। अच्छा, अब मेटा भी तो हो सकते हैं। तो मेटा के लिए क्या करो, एक बार थोड़ा सा रफ वर्क कर लो। मेटा के लिए क्या करते हैं, जो पेरेंटिक एसिड है उसकी एक यूनिट यानी कि H3PO4 में से H2O माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? HPO3। कहाँ है HPO3? कहीं दिख रहा है क्या? नहीं यार, HPO3 तो कहीं नहीं दिख रहा। मतलब मेटा के बारे में यहाँ बात नहीं की गई है, मेटा के बारे में यहाँ बात नहीं की गई है, मेटा कहीं भी नहीं है। जान दो, छोड़ो। फिर बाकी अब क्या करें? अब तो हमने पायरो भी कर लिया, अब तो हमारे दिमाग में कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करें? तो अब देखो, आपके पास ये भी तो एक ऑप्शन होता है कि आपको जब एक पायरो फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है, ये देखो अपन ने ऊपर रूल लिखे थे ना, उसी रूल के अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ। जब हमें एक पायरो मिल जाता है तो उस पायरो में हम ऑक्सीजन ऐड भी कर सकते हैं, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव भी कर सकते हैं। याद आ रहा है? अच्छा, तो हमें पायरो मिल चुका था। कहाँ मिला है हमारा पायरो? पहले इस पायरो के बारे में बात करते हैं। इसमें अगर एक ऑक्सीजन ऐड किया तो ये हो जाएगा H4P2O6, जो ये बाजू में दिख रहा है। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो ये हो जाएगा H4P2O4, जो ये कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, वो मैंने लिखा नहीं है, चलो जान दो, छोड़ो। तो कहाँ है? H4P2O6। इसका नाम क्या लिखूँ? एक ऑक्सीजन ऐड किया है, तो ऐड करने पे वर्ड कौन सा आएगा? पर। कौन सा वर्ड आएगा? पर। ठीक है, कौन सा वर्ड आएगा? पर। तो यहाँ पे पर लगा दो, बस खत्म। और फिर पूरा का पूरा नाम तो वो रिपीट ही होना है, पर पायरोफॉस्फोरिक एसिड। कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? वो देख लें दो एक बार। नहीं, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अब यहाँ आ जाओ H4P2O8। ये भी तो आपका पर वाला ही है। ये भी तो, एक मिनट, रुको 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 रुको, यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। ये वाला फॉर्मूला एक मिनट, H4P2O6 कब मिलता है? जब H4P2O5 में से, हाँ सही किया था, रुको यार फालतू के काट दिया। ठीक है, ये ऊपर वाले को रिपीट कर देना। H4P2O8 कब मिलेगा? जब इसमें हम लोग एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे, जब इसमें हम लोग एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो इसे क्या लिख दोगे? पर पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये ऊपर वाले को रिपीट कर दो, ऊपर वाले को रिपीट कर दो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे O9 आ गया। अब देखें तो जब होता क्या है, अपन एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो क्या दो नहीं ऐड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए क्या डायपर लिखेंगे? ऑब्वियसली नॉट, बैड जोक। तो ऐसे केस में आप जब एक ऑक्सीजन ऐड करते हो किसी भी पायरो में, जब आप कभी किसी भी पायरो में एक ऑक्सीजन ऐड करते हो, तो ना वहाँ पे थोड़ा वर्ड डाई लगा दिया करो। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा वर्ड क्या लगा दिया करो? डाई। जैसे आपने पर लिखा है तो पर के बाद लगा दो डाई, ताकि इसमें समझ में आए कि सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड किया गया है। तुम्हें लगेगा यार एक ऑक्सीजन ऐड करने पे तुम डाई लगा रहे हो। हाँ, एक ऑक्सीजन ऐड किया है तो डाई लगाना। इसका ना रूल नंबर 6 मैंने लिखाया नहीं है, वो रूल नंबर 6 तुम खुद लिख लो कि एक ऑक्सीजन, मैं खुद लिख दूंगी। चलो अभी, अब यहाँ पे O9 है, मतलब O8 से आप O9 गए, लेकिन यहाँ देखो P3 भी तो बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको बस क्या लगा देना है? वर्ड ट्राई। लेकिन थोड़ा सा समझते हैं, ये P3 हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है? P3 हो चुका है, P3 हो चुका है। अब इसका मतलब ये आप लोगों का मेटा है, ये आपका क्या है? मेटा है। तो यहाँ आ जाएगा आपका ट्राई मेटा, ट्राई मेटा। अब ये मेटा क्यों आया? अभी ऑक्सीडेशन स्टेट से तुम्हें ये समझ में आ जाएंगे आखिरी के 3 वाले। ठीक है, तो चलो फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ रोकते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग मूव करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी क्या, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वाली चीज़। उसमें सिर्फ आपको अगेन एक फ्लो चार्ट दिया जा रहा है, उस फ्लो चार्ट को आपको देखना है। ठीक है, ये आपको एक फ्लो चार्ट दिया जाएगा, उस फ्लो चार्ट को आपको अच्छे से आंखें फाड़ फाड़ के देखना है। उस फ्लो चार्ट की मदद से आपकी जो मैक्सिमम समस्याएं हैं, वो समस्याएं कैसी हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, तो फ्लो चार्ट कुछ इस प्रकार से है। जब हम लोग
क्या कहते हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाते हैं, मेटा में जाते हैं, पायरो में जाते हैं, आउस में जाते हैं, हाइपो में जाते हैं, पर में जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी होती है, ऑब्वियसली वो तो होगी ही होगी, उसमें नहीं होगी इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसमें कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको छोटी सी याद रखनी है। अगर आपने ये अज्यूम किया कि आपके पास कोई एक पेरेंटिक एसिड है, मैं थोड़ा कॉर्नर में लिख दी हूँ, ये लो। रुको, अपने अपने ओरिजिनल फ्लो चार्ट में लिखना है उसको, ताकि आपको ज़्यादा फ्लो चार्ट्स याद करने की ज़रूरत ना हो। ये आपका पेरेंट, ये अपना नॉर्मल फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट हमने बनाया था। अगर आप ये अज्यूम करके चलें कि आपका जो पेरेंटिक ऑक्सो एसिड है, कि उसकी लेट एक्स, एक मिनट के लिए होल्ड रखना पड़ेगा, रुको। चलो तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से वापस से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली चीज़ हम लोगों को देखनी थी। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, आप ये अज्यूम करके रखो, ये कलर उतना प्यारा लग नहीं रहा है, ये इसको ऐसा ले लो कि लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पेरेंटिक एसिड। आपके पास जो पेरेंटिक एसिड दिया हुआ है, ये उस पेरेंटिक एसिड की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब आप पेरेंटिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट को यदि आप एक्स मानते हैं, जब आप पेरेंटिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट को यदि आप एक्स मानते हैं, और जब आप उस पेरेंटिक से, जब आप किस में जाते हैं, पेरेंटस में जाते हैं, ऑक्सीडेशन 2 से कम हो जाती है। आप खुद वेरीफाई कर सकते हो इस चीज को, मैं लगे तो करके भी दिखा दूंगी। उसके बाद जब आप उस पेरेंटस से हाइपो, मतलब आस बन गया, हाइपो में जाओगे, x-4 हो जाती है। ये एक स्टेज याद रखनी है, ठीक है, ये आपको एक स्टेज याद रखनी है। अच्छा, अब आपके पास मान लेते हैं आप लोगों ने ये वाला काम कर लिया, अब आप लोगों के पास कोई ये वाली चीज़ है, कहाँ गया, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। 2 मॉलिक्यूल्स में आप लोगों ने बोला कि देखो, मैंने उसके अंदर से एक H2O निकाल दिया, मैंने उसके अंदर से क्या कर दिया, एक H2O निकाल दिया। एक H2O निकाल देने के बाद वो क्या बन जाएगा, आप लोगों का मेटा बन सकता है, वो आप लोगों का 2 मॉलिक्यूल अगर निकालो तो पायरो बन सकता है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में अगेन कोई चेंज आएगा क्या, तो हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट में अगेन फिर से एक चेंज आ जाएगा। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आता है वो हम देखते हैं। अगर आप लोगों के पास जस्ट अज्यूम कि आपने एक पायरो, कहाँ गया पायरो, हाँ, ये पायरो अस की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी x-2। क्या हो जाएगी, x-2, ठीक है, क्या हो जाएगी, x-2। अगर आप पायरो अस की बात कर रहे हो तो, अगर आप पायरो अस की बात कर रहे हो तो। अच्छा, अब उसके अलावा अगर आपने पायरो इक बनाया, अगर आपने पायरो इक बनाया यानी कि ये, ठीक है, यानी कि ये, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स की एक्स ही रहेगी। अगर आपने मेटाइक बनाया, मेटाइक, तो मेटाइक बनाने पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी,
आप लोगों की एक्स से ग्रेटर रहेगी, जो भी एक्स है एक्स से ग्रेटर रहेगी। अगर आपने मान लेते हैं क्या बना लिया है, कोई भी मेटाओस बना लिया है, तो मेटाओस बना लेने पर आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी। बस इतनी कहानी है। ये कहानी आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे छोटे मोटे क्वेश्चंस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा ऑक्सो एसिड्स का एक मेजर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म किया है। अभी ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर हमें बनाना सीखना है। जैसे अगर आपको H3PO4 बनाने को कल को आ गया, ठीक है, HSiO4 बनाने को आ गया, तो आप कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर्स, ये वाली चीज़ हमको देखनी है बस। तो इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, ताकि वो स्ट्रक्चर्स आपके काम आ सके। कहाँ पे काम आएंगे, जो आप अभी नेक्स्ट पढ़ोगे ना, क्या नाम है, रेडॉक्स रिएक्शंस, उसमें जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, तब वहाँ पे आपको ये चीज़ क्या होगी, काम आएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जिनमें आपके सारे स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड रहेंगे। कुछ के तो मैं बता चुकी हूँ इस वाले वीडियो में, जैसे नाइट्रोजन वाले के और क्लोरीन वालों के बता चुकी हूँ, और जिनके नहीं बताए हैं उनके नेक्स्ट वाले में पढ़ लेंगे, जिसमें मेजर फॉस्फोरस और सल्फर, इस पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, इन पे हमारा फोकस रहेगा, इस वाली चीज़ पर। ठीक है, तो इसको फिर अभी हम लोग रोकते हैं, इस चीज़ को आगे आप कंटिन्यू करेंगे कल, कल नहीं, इसी के बाद ही रहेगा एक और वीडियो, ताकि ऑक्सो एसिड्स ख़त्म हो जाए। और ऑक्सो एसिड्स अगर ख़त्म हो गया तो फिर आप लोगों का एक ही टॉपिक बचेगा केमिकल बॉन्डिंग में, दैट आर सिलिकेट्स, बस। ठीक है, और मैंने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं जो मैंने कल होमवर्क में दिए थे, वो उस चीज़ का जो डिस्कशन है उसको मैं डायरेक्ट आंसर की शेयर करूँगी। आप उसमें जो डाउट्स पूछोगे मैं एग्जैक्टली उतना प्रिसाइसली वैसे डिस्कस करके बता दूँगी, जो जितना पूछेगा उतना। पूरा मैं डिस्कस करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तुम जो पूछोगे उतना मैं बता दूंगी, लेकिन उस चीज़ को। ठीक है, अभी इसको हम ओवर करते हैं।